आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपका दिल धड़कता होगा तो इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता हो। सदन में खड़े होकर आवाज उठाते हैं, आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, तो कहीं भी जुल्म है और हमको याद है, तब तक हमारा इनकलाब जिंदाबाद है। अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था। तू मोहब्बत नहीं समझती, पूरी अपनी अना में चलते हैं। इस दफा बंदिशें ज्यादा हैं, तो छोड़ अगले जन्म। एक युवा जब छात्र राजनीति में युवाओं की नुमाइंदगी करता है तब लिखता है कि भटकते रह गए अंदर जो बाहर तक नहीं निकले, उछलते हैं वो दरिया जो समुंदर तक नहीं पहुँचे, मेरी दस्तार से चिढ़ती जिन्हें पागल वो सब के सब, मेरा कद नापने आए मेरे सर तक नहीं पहुँची। लेकिन वही किरदार जब मोहब्बत में शायरी लिख करता है तब लिखता है कि रिश्ते की हर एक साझा निशानी में रहेंगे, बिछड़ेंगे भी तो आँख के पानी में रहेंगे, तू देख भी नहीं रहा सुन भी नहीं रहा, कब तक अकेले हम ही कहानी में रहेंगे। इसी शेर, इसी कहानी और बगावती तेवर से लेकर इस बगावत तक किताब लिखने वाले शख्स रितेश रजवाड़ा हमारे साथ हैं, जिनसे इनकी पूरी इस दास्तान को लेकर हम बात करेंगे। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो एक बगावती तेवर वाला लड़का मोहब्बत में शायरी कैसे लिखने लगा? क्रांति इश्क करने वाले को ही समझ आती है। प्रेम से बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी संभव नहीं है। जिसके मन में प्रेम नहीं है, जिसके मन में लगाव नहीं है, जिसके मन में किसी के प्रति स्नेह नहीं उमड़ सकता, वो क्रांति कैसे कर सकता है? क्रांति करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़, मूल चीज़ प्रेम है। आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं इसलिए आप इंकलाब लहराते हैं। आप किसी प्रेमिका से मोहब्बत करते हैं, किसी को दिल दे बैठते हैं तो उसके लिए बागी हो जाते हैं, उसके लिए कच्चे घड़े से दरिया पार कर जाते हैं, उसके लिए रेगिस्तान पार कर जाते हैं ना, उसके लिए फांसी के फंदे चूम जाते हैं। तो मोहब्बत का एक बड़ा अच्छा वाकया है, मुझे नहीं पता इसका सत्यापन कहाँ से है। मैंने किसी बड़े व्यक्ति के मुँह से सुना था कि जब 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने कहा कि हमें एक लीडर की आवश्यकता है और आपको गद्दी पर बिठाते हैं और आपके नेतृत्व में पूरे देश में क्रांति रची जाएगी। बहादुर शाह जफ़र जब दोबारा से राज तिलक हुआ और उनके काजी ने कहा कि ओथ लीजिए कि इस मिट्टी को मैं महबूब की तरह मोहब्बत करूँगा, तो बहादुर शाह जफ़र ने उन्हें नाराज़ होते हुए डांटा कि इस मिट्टी को हम माँ कहते हैं, ये मातृभूमि है, इसे महबूब की तरह मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, गलत बात है। तो उसने एक बात की, उसने कहा कि यार कभी माँ की याद में कपड़े फाड़ कर टहलते आपने किसी को नहीं देखा होगा, महबूब की याद में कपड़े फाड़कर टहलने के 1000 उदाहरण है। तो इस आज जो जिस इंटेंसिटी की आवश्यकता है इस मिट्टी को मोहब्बत की, उसे महबूब की तरह मोहब्बत करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि प्रेम और क्रांति इसीलिए एक साथ चलते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो क्रांति संभव ही नहीं है। आपने किताब लिखी जिसका नाम है इश्क बगावत, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि इश्क बगावत का आशय क्या है? क्या इसका मतलब इश्क से बगावत है या इश्क में बगावत है या इश्क और बगावत के एक साथ चलने की प्रक्रिया इश्क और बगावत है? आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर आपका दिल धड़कता होगा तो इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होगा। मोहब्बत करने वाला व्यक्ति बागी होता है और इश्क और बगावत एक साथ चलने वाली चीज़ है। मैंने पहले भी कहा, प्रेम और क्रांति, इश्क है तो आदमी बागी बनेगा, वो नियम तोड़ेगा दुनिया के, वो आगे बढ़ेगा, वो लड़ेगा, वो आवाज़ उठाएगा। इश्क है तो बगावत है। अगर बगावत नहीं है, अगर व्यक्ति बागी नहीं है, अगर आपके अंदर ना बगावत नहीं है, तो फिर आपका इश्क झूठा है। आप इश्क नहीं कर रहे हो, अपने आप को बरगला रहे हो। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक लेखक एक युवाओं का नेतृत्व करने वाले रितेश रजवाड़ा पर गुंडा एक्ट क्यों लगा? यार, छात्र आंदोलनों में आप जानते हैं कि बहुत सारी समस्याओं को लेकर आदमी का लड़ना होता है, भिड़ना होता है, शासन प्रशासन की मेज पीटने होते हैं। बहुत सारी घटनाओं में ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। कुछ एक उस समय के तात्कालिक नेताओं को ऐसा लगा, जो पदेन थे, जिनकी बहुत चलती थी, और कुछ अधिकारियों को ऐसा लगा कि ये आवाज़ ज़्यादा बागी हो रही है, हर मुद्दे पर ये उठ रहे हैं, हर मुद्दे पर खड़े हो रहे हैं, हर मुद्दे पर सड़क पर उतर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इन्हें निरुद्ध किया जाए और इन्हें ज़िला बदर कर दिया जाए, तड़ी पार कहते हैं, ज़िला बदर कर दिया जाए। इसके लिए गुंडा एक्ट की कार्यवाही हुई और ये 2 बार हुई। लेकिन फिर भी मेरा कहना वही था यार, मैंने किसी पर बम नहीं मरवाया ऑफिशियली, मैंने किसी पर गोली नहीं चलवाई, मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, मैंने किसी को पिटवाया नहीं ऑफिशियली, किसी से लूट नहीं करवाया, किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं देखा है। हाँ, शासन प्रशासन की मेज पीटना अगर गुंडई है, छात्र नौजवानों के हक की बात करना गुंडई है, सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करना गुंडई है, तो गुंडा हूँ और गुंडई करता रहूँ।
1000 गुंडा एक्ट लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता। बीते दिनों अभी आप प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन में देखे गए, फिर बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में आप बिहार भी देखे गए, तो क्या रितेश रजवाड़ा को ये लगता है कि वर्तमान समय में छात्रों की जो सशक्त आवाज़ होनी चाहिए थी, छात्र संघों से निकलनी चाहिए थी, वो कहीं दब गई है? बिल्कुल दब गई है, इसलिए दब गई है। छात्रों की आवाज़ नहीं दबी, इंस्टीट्यूशन ने दबाने का प्रक्रम शुरू किया। छात्रों की आवाज़ में आज भी उतना लोहा है, आज भी उतनी आग है, आज भी उतना ज्वाला है। जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय उसके वाह मैनेजमेंट के लिए 200 गांव थे जिनकी ज़मींदारी से उसे पैसा आता था, और एक इनर मैनेजमेंट था। छात्रों की व्यवस्था और अव्यवस्था पर नज़र रखने के लिए एक छात्र संघ भी था। 4500 लड़का अपना स्टूडेंट लीडर चुनते थे। छात्र संघ आज की व्यवस्था नहीं है। आप उसी कैंपस से डॉक्टर निकले, उसी कैंपस से इंजीनियर निकले, उसी कैंपस से कारपेंटर तक निकले, लीडर कहाँ से निकलेगा? लीडर पूंजीपति की पूंछ पकड़ के उतरेगा, लोगों की चरण चुम्बन करके उतरेगा। शासन को, सत्ता को यही चीज़ तो खराब लगती है कि छात्र संघ से निकलने वाले नेता सदन में खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं, आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं, शासन प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी को अपनी घुटने पर लाने की हैसियत रखते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी की चपेट में है भारतीय राजनीति। ये बात ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरे पहुँचने का सवाल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक कहीं भी जुल्म है और हमको याद है, तब तक हमारा इनकलाब जिंदाबाद है। जहाँ मुझे लगेगा कि पीड़ा है, जहाँ मुझे लगेगा कि मेरा साथी लड़ रहा है, छात्र नौजवान, और उम्र की आखिरी सांस तक मैं बात कर रहा हूँ। बगावती तेवर वाले रितेश रजवाड़ा को क्या हम आने वाले दिनों में सक्रिय सियासत में देखेंगे? दुआ, सदाकत खुद ब खुद देती है शोहरत इस ज़माने में। कभी खुशबू नहीं कहती मुझे तुम सूंघ कर देखो, तो राम जाने क्या होगा। ईश्वर करेंगे और किया जाएगा। बात तो ये हो गई एक छात्र नेता, एक बगावती तेवर वाले रितेश रजवाड़ा से। अब बात शायर रितेश से। नाम के पीछे रजवाड़ा लगाने की क्या कहानी है? मैंने नहीं लगाया, आप जैसे ही पत्रकार थे, पंकज भैया की थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने सुना बाराबंकी के रहने वाले, सुल्तानपुर में था, मैं नारे अच्छे लगाता था, तो उन्होंने कहा कि रजवाड़ों वाले तेवर है। पारिवारिक बैकग्राउंड वैसा था, उन्हें पता था परिवार के बारे में, तो उन्होंने छापना शुरू किया और वो चीज़ें कंटिन्यूसली होने लगी उसी तरह से। आपने अपनी किताब में तमाम शेरों को उद्धृत किया है, कुछ शेर हमारे दर्शकों को भी अपने सुनाए। आपने तो बहुत अच्छे मुझसे तो ज़्यादा बेहतर आपने सुना दिए। मैं क्या सुनाऊँ? अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था। मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। शेर की गानी एक हमारे मित्र हैं अर्पिता आलोक मिश्रा, सबसे पहले इस शेर का क्लिप उन्होंने ट्वीट किया था जहाँ से ये वायरल हुआ था। तो सिर्फ इस शेर के अच्छाई या बुराई में कोई गुण नहीं है, उनकी निष्ठा से उस निष्ठा को पोस्ट करने में उनकी ऊर्जा कितनी लगी, उनकी दुआएं कितनी लगी, इस बात का भी बहुत आधार है, बहुत बहुत कीमत है इस बात की। आपने अपनी किताब में एक शेर लिखा है कि तू मोहब्बत नहीं समझती है, हम भी अपनी अना में जलते हैं, इस दफ़ा बंदिशें ज़्यादा हैं, छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं। रितेश अगले जन्म में मिलने का किससे वादा कर रहे हैं? आशिक खुददार होता है। आशिक ना, प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी लजर बजर नहीं होता, वो तावदार होता है, उसका तेवर अलग होता है, उसका ताप अलग होता है। तो वो कहता है यार कि तू मोहब्बत नहीं समझती है, हम भी अपनी अना में जलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में। तू मोहब्बत नहीं समझती, हम भी अपनी अना में जलते हैं, इस दफ़ा बंदिशें ज़्यादा हैं, छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं। आज भी उसकी याद आती है? किसकी? जिसका जिक्र आपने किया है कि आपने कई इंटरव्यू में कहा है किसी लखनऊ में। किसी शक्ल का मोहताज नहीं है मोहब्बत, किसी एक चेहरे की मोहताज नहीं। मोहब्बत आपके मन में जलने वाला एक फ्लेम होता है, जिसको ना आप किसी चेहरे से मिलान करते चलते हैं, किसी सांचे में रखते हैं और जो उसके सबसे ज़्यादा करीब लग जाए। इश्क मन का विषय है, चेहरे का विषय नहीं है। मेरा एक कथा है कि उदासी सर पटक के रो रही है, गमों का जी बहुत उकता रहा है। उदासी सर पटक के रो रही है, गमों का जी बहुत उकता रहा है। ये साल अब आखिरी है बिन तुम्हारे, मेरे जीवन में कोई आ रहा है। तो मोहब्बत है यार, मोहब्बत जिससे भी करेंगे उसे शिद्दत से करेंगे। मैंने जिस को भी चाहा उसे शिद्दत से चाहा है, उसी शिद्दत से चाहेंगे। मोहब्बत मेरे भीतर की चीज़ है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मन है। अक्सर कहा जाता है कि मुझे मेरी याद आती है। अक्सर कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ रहता है। रितेश रजवाड़ा आज जिस जगह हैं, क्या मानते हैं इसके पीछे किसका हाथ? झापड़ रहता है, मम्मी का हाथ नहीं रहता। वो परंपरागत तरीके से रहा है, बहुत रहा है, एक ही महिला नहीं, मम्मी है, मेरी बुआ जी लोग हैं, मेरी दादी
छोटी वाली दादी, मेरी अम्मा, मेरी काकी, मेरी एक बड़ी दादी थी, उनका तो नाम भी क्रांति था, एक दादी का नाम विद्या सिंह था। मतलब ये इन लोगों का बहुत योगदान रहा है। ये सब साथ एक हाथ लगाकर बनाया गया है। मुझे ना, मैं बहुत इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जैसे कुम्हार की चाक पे मिट्टी रखकर उसे एक कुम्हार हाथ इशारे देता है, मेरे लिए 10-10, 20-20 एक्सपर्ट्स लगे हैं जिन्होंने इतना सा भी मुझ में सुधार किया है, इतना सा भी, और बहुत लोगों ने किया है, बहुत ने किया। और मुझे लगता है कि स्त्री से बड़ा सृजनकर्ता कोई हो ही नहीं सकता। स्त्री दुनिया का इकलौता ऐसी आत्मा, ऐसी रूह है ना जो अपना आकार बनाती हो। वो ना उसे तो दुख उठाने की, उसे तो दुख जीने की भी अनुमति नहीं हो। बहुत दिन तक तो अपनी बर्बादी भी नहीं मना सकती, फिर वो उसको अपना पुनर्निर्माण करके समाज के सृजन में लग जाना होता है। वो पानी की तरह है कि अपना आकार बना ले, और जब तक पानी जीता है ना तब तक उसमें नया जीवन पैदा करते रहता है। वो सड़ भी जाए ना तो उसमें काई पैदा होती है, शैवाल पैदा होते हैं, कीड़े पर पैदाइश होती रहती है, जीवन देती रहती है। स्त्री उस तरह से है। तो मेरे जीवन में स्त्री का, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी एक रचना है जो बहुत वायरल है, कई बार सुनी जाती है, आज तुम्हारा चेहरा देख। मैं चाहता हूँ कि आप ये सुनाएं। हर कोई अब रश्क करेगा मेरी इस हैरानी पे, आज तुम्हारा चेहरा देखा ख्वाबों की पेशानी पे, सोच रहे थे काश तुम्हारे जैसा कोई दिख जाता, चांद ने अपनी फोटो भेजी ठंडे ठंडे पानी पे, चांद ने अपनी फोटो भेजी ठंडे ठंडे पानी पे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि किन लोगों का हाथ निर्माण में लगा, किन की उंगलियां लगी हैं। जो उंगलियां आपको निर्माण करती हैं, बनाती हैं, उनसे और उनके बरक्स वो उंगलियां भी उतनी ही आवश्यक होती हैं जो आपको संरक्षित करती हैं, जो आपको बचा लेती हैं, जो आपको टूटने नहीं देती। पहली बार जेल गया तो बहुत हल्ला मचा, और पूरा 2 लोग थे, मैं बड़ा अभी पंडित जी हैं हमारे यहाँ, और जब हमारे पंडित जी हैं, त्रिलोकी पंडित जी उनका नाम था, वो जब हमारे यहाँ फोर्स आई उस वक्त, और 2 वज्रवाहन के साथ और तमाम, तो जेल गया। जब जेल से लौटा तो गांव में थोड़ा सा चर्चा होती है कि ये तो ख़राब बात है। तो मेरी छोटी दादी थी, उसने कहा कि ख़राब नहीं है दुनिया। उन अवधि में उन्होंने कहा कि दुनिया मेरी लड़ाई लड़ा तो दुनिया की लड़ाई लड़ा था, बहादुरी काम के हैं और हम बाटी लड़ी हैं, उनकर बाप दादा लड़े हैं दुनिया की लड़ाई और नहु लड़ी हैं। एक उनका संबल था कि वो गलत के लिए नहीं गया है, लड़ने के लिए गया है और लड़ेगा। और दूसरा मैं पंडित जी का जिक्र करना था। पंडित जी कहे कि कुछ होए हमरे कोटे में एक गाड़ी फोर्स आवे, एक हैसियत ना आए रही, 2 गाड़ी PSC लेके आए तब हैसियत भाई हिले के। तो जो वो ताव था ना, वो संरक्षण था आपकी मनस्थिति का, आपके इनकलाब का, आपका परिवार साथ न दे तो आप टूट जाए। मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ मैजिनी का, इटली का क्रांतिकारी। जब वो फिरने लगा पूरी दुनिया में और फरारी काट के नहीं आ पाई उसके देश में क्रांति, तो एक दिन उसकी महबूबा ने कहा उसको, यार वो सरेंडर करने जा रहा था, वो कहती छोड़ो नहीं हो पाएगा मेरे से। उसकी महबूबा ने कहा कि तुम भी शांत होकर बैठ गए, यार मुझे तो लगता था कि मेरा वाला कर लेगा, तुम कर लोगे, तुम कैसे सरेंडर कर रहे हो। फिर वो खड़ा हुआ, लड़ा, और देश में जो हुआ इटली में इतिहास है। रितेश रजवाड़ा को इस लिबास में देख के मेरे मन में ये विचार आता है कि कहीं आपने अपने अंदर से अभी तक वो छात्र नेता वाली हनक को मरने नहीं दिया। नहीं मरने दूंगा। क्यों मरना है, क्यों मरना है। उसी ने बनाया है मुझे, उन्हीं सड़कों की तपती हुई गर्मी ने मुझे सेक सेक कर इस तरह इतना लाल किया है कि मैं आज कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। वही सड़कों पर बैठना, वही आवाज़ उठाने ने मेरी आवाज़ को इतना बेच दिया, इतनी आवाज़ दी, इतनी ताकत दी है। नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक सब एक तरफ से बर्बाद हो जाए, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, लड़ता रहूँगा जब तक जहाँ भी गलत लगेगा, जहाँ आत्मा कहेगी, जहाँ शिव कहेंगे, वहाँ लड़ने के लिए पहुँचूंगा और लड़ूंगा। जिस स्थिति तक लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। मियाँ तुमको कोई धोखा हुआ है,
मेरा कुर्ता अभी रखा हुआ है, निशाना दूर तक मारेगा एक दिन, ये तीर अब और भी पहना हुआ है। आगे हमें कौन सी किताब पढ़ने को मिलेगी या फिर उसका आपकी नाम भी किताब? ऐसे ही है। हमें एक किताब है, बिल्कुल। कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी थी, उसका प्रीक्वल लिख रहा हूँ, संभवतः उसका नाम गुंडा ही होगी, अभी पता नहीं है, नाम बदलाव भी हो सकता है। तो ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आएगी, उपन्यास। आप साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोग इस समय लखनऊ में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक रिफाई आम क्लब है, जहां पर प्रगतिशील हिंदी के लेखक संघ की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में की। आज वो रिफाई आम क्लब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। क्या रितेश रजवाड़ा ये समझते हैं कि अपनी साहित्यिक विरासतों को संजोने में हम नाकामयाब रहे हैं? सिर्फ साहित्यिक विरासतों को ही नहीं, सामाजिक विरासतों को भी, राजनीतिक विरासतों को भी, हर एक विरासत से हम दूर होते जा रहे हैं। मुराद साहब का शायद शेर है ना कि नए घर में भला चीज़ें पुरानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, हमें थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो ये जो बुजुर्गों की निशानी रखने वाले हाथ थे, बुजुर्गों की निशानी रखने वाले मन थे, अब इनका बनना बंद हो गया। ये जो जंजी क्राउड पैदा हो रहा है, जो मोबाइलों से सीख रहा है, जिसकी दुनिया है, आपके घर का 14 साल का लड़का कब बड़ा हो गया आपको पता ही नहीं है, और उसे भी नहीं पता कि वो कब बड़ा हो गया। उसके वैक्यूम में ना वो गिल्ली डंडा, वो क्रिकेट खेलना, वो दौड़ना, वो तालाब नहाना, वो नदी नाले फांदना, वो आस पड़ोस गांव मोहल्ला, हम लोगों को तो पूरा मोहल्ला ट्रेन करता था। आपके पड़ोसी, मुझे तो बहुत डांट पड़ी है, मेरे बगल में विकास चाचा थे, वो डांट देते थे, तेज गाना गा रहा है। वो केडी पांडे जी हमारे यहाँ कैशियर थे, पता नहीं ईश्वर आज वो कहाँ है। मैं चेक देने, घर में ही परिवार में ही बैंक थी, तो मैं विड्रॉल लेकर गया और मैंने पैसे लिए, वहाँ से बहुत छोटा रहूँगा, 6-7 साल 8 साल अवस्था रही होगी। निकला तो मैंने गाया, और तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। उन्होंने बुला लिया हमारा, किस घर के लड़के को गाना गाना चाहिए, तेज गा रहे हो तुम, ये तरीका होता है तुम्हारा। तो जो सामूहिक निर्माण हमारा होता था, वो निर्माण ना हमारे लिए समाज के प्रति जागृति पैदा करता था, आदर पैदा करता था। हमारे मन में स्वतः ये हो जाता था कि हमारे बड़े हैं। आप अपने घर पे, अपने दरवाजे पर किसी से नमस्ते ना करें, ये संभव ही नहीं था। तो जो वो निर्माण की प्रक्रिया है ना, वो खत्म हो गई है। आपके सवाल का अगर सीधा जवाब दूं तो उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। अगर वो इस अवस्था में, समाज अगर इस अवस्था में, हम बाजार की तरफ बढ़े हैं, भागे, ठीक है, बाजार बहुत अच्छी चीज़ है, बाजार ही साहित्य को जिंदा रख सकती है, लेकिन बाजार के साथ साथ छत कितनी भी सुंदर डाल लें, अगर नींव कमज़ोर रहेगी, नींव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये छत धड़ाम हो जाएगी। तो वो हमारी साहित्यिक विरासत का आधार है, उसका जिंदा रहना, उसका जागता रहना, उसका प्रफुल्लित रहना, मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। इंटरव्यू के इस दौर में आखिरी में हम आपसे कुछ नामों पर जिक्र करेंगे, जिनके बारे में एक लाइन में आपको क्या समझ में आता है? मिर्ज़ा गालिब, लेजेंड। मुंशी प्रेमचंद, अद्भुत आदमी यार। मैं उनके गांव गया हूँ, मैंने उनके गांव में वो महुआ के पेड़ देखे हैं, जो मैं सोचता था कि मुंशी प्रेमचंद जी इसी जगह से निकले होंगे। मैंने वो बरामदा, वो कमरा देखा जहाँ बैठकर वो लिखते थे। कितनी कहानियाँ यहाँ पैदा हुई होंगी, होरी, हल्कू, हीरा, मोती, ये सब इन्हीं गलियों की उपज है, इन्हीं गलियों की पैदाइश। आदम गोंडवी, बागी, जुल्फंगड़ाई तबस्सुम, चांद आईना गुलाब, भुखमरी के मोर्चे पर ढल गया इनका शबाब। पेट के भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस अहद में किसको फुर्सत है पढ़े दिल की किताब। या काजू बुनी प्लेट में विस्की गिलास में, राम राज उतरा है विधायक निवास में। तस्कर हो या डकैत हो, पक्के समाजवादी हैं, इतना तो असर है ही खादी के लिबास में। तो समाजवादी से तात्पर्य समाजवादी दल से नहीं, उन्होंने अपने कवि सम्मेलन में भी जिक्र किया है, जो सोशलिस्ट का सोशलिज्म विचारधारा लेकर हम निकलते हैं, उसकी बात। मनोज मुंतशिर, गुरु। रितेश रजवाड़ा, सामान्य व्यक्ति आपकी तरह। मुझ में आखिर मेरा क्या है, कतरा कतरा दुनिया का है। एक दुनिया के अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर एक दुनिया है, और स्वभाव वही है, थोड़े से अल्हड़ ज़रा से बेहिसाबी हैं तो हैं, थोड़े से अल्हड़ ज़रा से बेहिसाबी हैं तो हैं, है बगावत खून में, हम इनकलाबी हैं तो हैं। अब सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल हो गया है। कोई एक ऐसी नज़्म जो आपको बहुत अच्छी लगती? अभी लिखनी है। अभी तक में? ये तो हम अक्सर शायरों से सुनते हैं जो ये कहते हैं कि अभी तक ऐसी कोई अच्छी नज़्म आई नहीं, तो जो अच्छी लगे। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, मुझे इन दिनों बहुत पसंद है, वो पढ़ देता हूँ।
मुझे लगा ना कि पहला व्यक्ति कौन रहा होगा जिसने फांसी लगाई, जिसने सुसाइड करा होगा प्रेम में। मुझे लगता है कि प्रेम ना, हार जाना मन का ठीक है, प्रेम को जीत लेना ठीक है। प्रेम हासिल होना चाहिए, प्रेम साथ देने के लिए। तो मेरी नज़र से नसें काटने का हुनर किसने बोया होगा, ये किसने लगाई थी पहली वो फांसी? वो था कौन जिसने मोहब्बत में मर के बदन को नदी में यूं ही रख दिया था? वो सुकरात से भी बड़ा दार्शनिक है। मगर इश्क में कोई दर्शन चलेगा? चलो उसको ढूंढें, चलो पाँव पढ़ लें, जहर वाले प्याले को रख के किनारे। अगर तुम लड़े होते दुनिया से तो हम मोहब्बत में मरने से लड़ने को सच कहते, पर तुम तो हंसते हुए मर गए हो। न जाने हजारों की छाती पे कैसे ये मरने की आदत को रख कर गए हो। ये आदत छुड़ाओ, चलो फिर से आओ, चले आओ मोहन, बदल दो नक्शे कदम अपने फिर से। लिखो अपनी राधे को अपने बदन पे, मिटा दो न मिलने की सारी नज़ीरें। कि तुम तो खुदा हो, तुम्हें कौन रोके, ये तुम बेवफा बन के क्यों घूमते हो? चले आओ मोहन, ये आदत छुड़ाओ, चलो फिर से आओ। सुनो रोमियो जूलियट मजनुओं तुम, सुनो सस्सियों पुन्नुओं हीर रांझों, सुनो सोनियों माही वालों सुनो सब, सुनो इस ज़माने के शीरी फरादों। कई 100 बरस तुमने काटी है चुप्पी, मगर अब उठो मुट्ठियाँ भींच लो तुम। उठा लो तड़पती दहकती मशालें, यूँ मत रोते बैठो, करो सरकशी, बनो तुम बगावत की जिंदा मिसालें। कि नस्लें कभी तुम पे अफसोस करके मोहब्बत को अपनी फना ना करें। सभी को मिले इश्क उनका मुबारक, चलो मिलके ऐसी नज़ीरें गढ़ें। चलो इनकलाबों के परचम बनो तो, चलो दम भरो तो, चलो सर उठाओ, चलो फिर से आओ, चलो फिर से आओ, चलो फिर से आओ। इस समय साहित्य में जो नए लड़के लिखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए रितेश रजवाड़ा क्या कहेंगे? बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अभी वो स्थान नहीं रखता कि मैं टिप्पणी करूं, लेकिन नए लोगों में बहुत बढ़िया लोग हैं। एक लड़का आदर्श है, आदर्श जौनपुरी, बहुत अच्छी नज़में लिखता है। कुशल दौनेरिया है, वाह, बहुत अच्छा शायर, अभी छोटे भाई की तरह है कुशल। हिमांशी बाबरा बहुत अच्छा कर रही हैं, उनसे निजी तौर पर तो परिचित नहीं हूँ। इब्राहिम का शेर मैं आज पढ़ रहा था, सुन रहा था, ये शहर है मेरे यार का, मुझे आँख बांध के छोड़ दे, मुझे रास्ता न बता यहाँ, मेरे तजुर्बे का ख्याल कर। तो बहुत अच्छे, बहुत शानदार लोग हैं। शुभम है, शुभम सरकार, बहुत बढ़िया लिखने वाले लोग हैं, बहुत शानदार लोग हैं। हसरत मोहानी ने कभी लिखा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। रितेश रजवाड़ा जी का किरदार भी कुछ ऐसा है जिन्होंने वक्त के तमाम सांचों को तोड़ते हुए बगावत छात्रों की नुमाइंदगी से लेकर आज साहित्य में एक अलग स्थान बनाया है। हमसे बात करने के लिए रितेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।